हेलो स्टूडेंट। हमने 13.2 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। एनसीईआरटी से हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे। 13.2 एक्सरसाइज ये चल रही है, तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखो। इसमें वो क्या आपको स्टेटमेंट दे रखी है, क्या हमें सोल्व करना है, उसको समझेंगे। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट, क्वेश्चन में आपको दो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखी है। ए की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। चार क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, चार स्टेटमेंट आपको यहाँ निकालनी है। फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे फर्स्ट में आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो हमें पता है कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.3 है, मल्टीप्लाई 0.6। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.18। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नोट बी। इसका मतलब है आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए इंटरसेक्शन बी नोट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं वेन डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि इसको ऐसे क्यों लिखा गया है। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ए और बी। क्वेश्चन में हमें ए इंटरसेक्शन बी नोट निकालना है। तो अगर आप बी नोट देखोगे तो बी नोट हमारे पास, ये अगर बी है तो ये सारा हिस्सा जो है इधर वाला, ये सारा जो हिस्सा है ये आपका बी नोट है। ये सारा जो पार्ट है वो बी नोट है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी नोट। अगर आप देखो जो बी नोट है और ये जो हिस्सा है वो ए है। अगर ए और बी नोट का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास ये पार्ट बन के आता है। ये वाला पार्ट आपको क्या बन के देता है, ए इंटरसेक्शन बी नोट। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए में से माइनस किया गया है ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप देखोगे इस ए पार्ट में से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो रिमूव किया गया है, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट को लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप देखोगे ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम ऊपर निकाल चुके हैं 0.18। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो 0.3 में से 0.18 को माइनस करोगे तो ये आएगा 0.1,2। इसी तरह से थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब यूनियन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं 0.18। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो 0.9 माइनस 0.18, तो आप इसे सोल्व करोगे 0.9 में से 0.18 जाएगा तो ये आपका बचेगा 0.72। आपका आंसर आ जाएगा।
इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नोर बी का मतलब है ना तो आपको ए चाहिए एंड ना ही आपको बी चाहिए। तो यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट हो जाएगा। इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस में यूनियन की प्रोबेबिलिटी 0.72 यहाँ निकाल चुके हैं। तो 1 में से 0.72 माइनस करेंगे तो 0.28 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 11वां क्वेश्चन के जो चारों पार्ट है उनको ऐसे हम सोल्व करेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। जो 12 नंबर है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए डाई इज टॉस 3 टाइम। एक डाई को 3 टाइम टॉस किया गया है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट 1। इसने क्या कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज़ की, गेटिंग एन ओड नंबर एट लिस्ट वंस। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ओड नंबर कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो इसका थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एक्स जो है वो कम से कम एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। देखो ये क्या है, बी एक्स मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी है। तो x जो है ओड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए। तो वो एक बार भी आ सकता है ओड नंबर, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी। अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ की ओड नंबर एक भी बार नहीं है उसको ऐड कर दूँ तो हमें पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। देखो इसका मीनिंग ये है कि एक भी बार ओड नहीं है, एक बार ओड है, 2 बार ओड है, 3 है। देखो उसने एट लीस्ट वंस ओड नंबर कहा है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा, मतलब एक बार भी हो सकता है। एट लीस्ट का मतलब कम से कम भी एक बार ओड नंबर आए, 2 बार आए, 3 बार आए। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग यही है यहाँ पे भी कम से कम एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। तो इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी बार ओड नंबर नहीं है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस, अब देखो डाई को कितनी बार थ्रो किया गया है, 3 टाइम। तो इसका मतलब ओड नंबर तीनों बार नहीं आया, ना तो पहली बार ओड नंबर आया। देखो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, एक डाई में ओड नंबर कितने होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो 3 नंबर होते हैं। तो 3/6 कितना हुआ, 1/2। तो इसका मतलब पहली बार भी ओड नहीं आया, दूसरी बार भी ओड नहीं आना चाहिए, तीसरी बार भी ओड। तो ये ओड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ओड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो भी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1 माइनस 1/8 आपका कितना हो गया, 7/8। देखो इसको दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार ओड आए। तो हमें पता है अभी एट लीस्ट का मतलब होता है एक बार ओड आए, 2 बार आए, 3 बार आए। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी एक्स मैं ओड नंबर मान लेता हूँ। तो इसका मतलब है अभी एक बार आए, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार। हमें पता है कि जो एक भी बार ओड नंबर नहीं आया, अगर इसको मैं टोटल को मिला दूंगा तो ये क्या हुआ, टोटल सैंपल स्पेस हो गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। 0 का मतलब एक भी बार ओड नहीं आया है। तो तीनों के तीनों टाइम क्या आया, इवन नंबर आया। तो हमें पता है कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ओड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो 1 माइनस में पहले, क्योंकि डाई को 3 टाइम टॉस किया गया है, तो फर्स्ट टाइम ओड नंबर नहीं आया, सेकंड टाइम भी नहीं आया, थर्ड टाइम भी नहीं आया। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एट लिस्ट वंस ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1,
2 एंड 3। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, 2 balls आर ड्रा एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। यहाँ आपको रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, यानी कि अगर आप कोई बॉल निकालोगे उसको वापस से ही उस बॉक्स के अंदर रख दोगे। कंटेनिंग 10 ब्लैक 8 रेड बॉल। तो अगर सैंपल स्पेस देखोगे तो सैंपल स्पेस में अगर देखोगे तो 10 ब्लैक है और 8 रेड बॉल है, तो टोटल आपकी 18 बॉल हो गई। यहाँ पे आपकी 18 बॉल हो गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट में क्या पूछा है कि बोथ बॉल्स आर रेड, यानी कि दोनों की दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, मतलब पहली भी रेड हो एंड दूसरी भी रेड बॉल होनी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, पहली बॉल रेड एंड दूसरी बॉल भी क्या हो, रेड हो। पहली बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो रेड यहाँ पे 8 बॉल है, टोटल 18 बॉल है, तो फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8/18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, देखो सेकंड बॉल अब निकालनी है। इसने बोला था विद रिप्लेसमेंट है, यानी जो फर्स्ट रेड बॉल हमने निकाली है वो वापस से इस बॉक्स के अंदर डाल दी है, तो टोटल वापस से इसके अंदर रेड 8 की 8 रह गई और टोटल 18 की 18 रह गई। तो सेकंड रेड बॉल निकालोगे वो भी कितनी आएगी, 8/18। जब आप इसे कट करके सोल्व करोगे तो ये आएगा, आप कर लो 2 से 4/9, ये भी हो जाएगा 4/9, तो 16/81 इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो क्या है, फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक, उसने बोला है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक होनी चाहिए एंड सेकंड इज़ रेड, जो सेकंड बॉल है वो रेड होनी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओगे, फर्स्ट बॉल ब्लैक, सेकंड बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए। तो आप अगर सोल्व करोगे फर्स्ट बॉल ब्लैक निकालोगे तो ब्लैक कितनी है, 10/18 विद रिप्लेसमेंट है, जो ब्लैक बॉल हम निकालेंगे वो वापस से यहाँ रख देंगे। बट दूसरी बार हमें रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल की 8/18, तो इसे कर लो भाई, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, और कटेगा ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 20/81 आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट को आप पढ़ो, देखो क्या बोला है, 1 ऑफ देम इज ब्लैक, उनमें एक तो ब्लैक होगी, अदर इज रेड। इसका मतलब है उसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट बॉल कौन सी होगी सेकंड कौन सी होगी, तो यहाँ पे हम 2 अजम्पशन लेके चलेंगे, क्या पता फर्स्ट ब्लैक हो एंड सेकंड रेड बॉल हो, प्लस में क्या पता फर्स्ट आपकी रेड बॉल हो और सेकंड ब्लैक बॉल हो। तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी, एक बार तो फर्स्ट वाले इंटरसेक्शन पे लगेगी। तो अगर आप इस पार्ट को सोल्व करोगे तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल, फिर रेड बॉल निकालेंगे, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फिर ब्लैक बॉल। तो ये दोनों अजम्पशन हम लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल, ब्लैक 10 है, 10/18, फिर रेड बॉल निकालनी है तो 8/18 विद रिप्लेसमेंट है, तो इसका मतलब है जो बॉल हम निकालेंगे वापस से यहीं रख देंगे, प्लस में पहले रेड बॉल निकालेंगे तो 8/18 और फिर ब्लैक बॉल निकालेंगे तो 10/18। इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 40/81 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जब आप इसे सोल्व कर लोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें क्या स्टेटमेंट उसने दे रखी थी, क्या हमें निकालना था। देखो जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला था कि 1 ऑफ देम इज़ ब्लैक, कि उनमें से एक ब्लैक और एक रेड, तो यहाँ 2 अजम्पशन चलेगी, क्या पता पहले ब्लैक आ जाए फिर रेड आ जाए, क्या पता पहले रेड हो फिर सेकंड ब्लैक, तो यहाँ दोनों पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप लगा दो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 41 अगर आप देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए एंड बी, यानी ए प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब आगे देखो, इफ़ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अब देखो इसने बोला है कि दोनों ही इंडिपेंडेंटली सोल्व करते हैं, तो हमें पता है जब इंडिपेंडेंटली होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो सोल्व करेंगे तो 1/6। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, इसने कहा कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो सोल्व तो कभी भी हो सकती है, या तो ए सोल्व कर सकता है या बी सोल्व कर सकता है या दोनों सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूनियन निकालना है, अगर ए सोल्व कर देगा तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, बी कर देगा तो भी हो गई है, और दोनों ही कर देंगे तो भी, तो हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, 1/3 माइनस 1/6, तो यहाँ 6 एलसीएम आ गया, सोल्व करोगे 3 + 2 - 1 कितना आएगा यहाँ पे 4/6, मतलब 2/3 इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, इसका जो सेकंड पार्ट है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, यानी उनमें से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा, तो या तो ए करेगा तो बी नहीं कर पाएगा, अगर बी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा तो ए नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, यानी एक बंदा प्रॉब्लम सोल्व करेगा, अगर ए सोल्व करेगा तो बी नहीं कर पाएगा, ए नहीं कर पाएगा तो बी कर पाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए प्रॉब्लम को सोल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है, मल्टीप्लाई बी नोट निकालना है, बट हमें बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अगर बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो बी नोट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/3 यानी 2/3, तो ये कितना आएगा 2/3। इसी तरह ए नोट कितना आएगा 1/2 और ये कितना है 1/3, तो सोल्व करके आ जाएगा 3/6, तो यानी 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट का इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें भी हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, ए एंड बी एंड सी आपको दे रखे हैं। तो हम में जो सैम्पल स्पेस दिया हुआ है वो देखो क्या है, 1 कार्ड इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल कार्ड 52 कार्ड। तो टोटल कार्ड जो है आपके पास वो 52 है और एक ही कार्ड आपको ड्रॉ करना है, निकालना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट बताना है कि किस केस में इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को लेके चले तो फर्स्ट पार्ट में जो ई इवेंट है वो क्या है, स्पेड है। स्पेड कितना होता है हमारे क्वेश्चन के अंदर 13 कार्ड होते हैं, तो इवेंट ई जो है वो 13 स्पेड्स है। उसके बाद में जो एफ है, द कार्ड ड्रा इज एन एक्, तो एक् कितने होते हैं 4 एक् होते हैं। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, एक स्पेड इक्का आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 13 स्पेड कार्ड होते हैं, 4 एक् कार्ड होते हैं, तो 4 एक् कार्ड में एक स्पेड्स कार्ड होता है, तो इसलिए इंटरसेक्शन में एक कार्ड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी, क्योंकि एक ही कार्ड है। ई में 13 कार्ड है तो 13/52 और मल्टीप्लाई बाय एफ में 4 कार्ड है
52। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो 13 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/52 इक्वल टू 1/52। इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, यानी वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को अगर सोल्व करेंगे, ई आपको क्या दे रखा है सेकंड में, द कार्ड ड्रा इज ब्लैक, तो ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। एफ में क्या दे रखा है, द कार्ड ड्रा इज ए किंग, तो किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएंगे, 2 ब्लैक किंग आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 2/52, क्योंकि 2 ही ब्लैक किंग आपके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो हमें यहाँ क्या शो करना है, इस क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी 2/52 है। ई की प्रोबेबिलिटी, ई में 26 कार्ड है 26/52, एफ में 4 कार्ड है 4/52। तो 4 ये 13 हो गया, 13 2 हो गया, तो इसका मतलब ये भी कितना आया 2/52। तो सेकंड भी आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से आपको थर्ड जो पार्ट है इसे सोल्व करना है। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, जो ये थर्ड पार्ट है इसको सोल्व करना है। थर्ड पार्ट में आपको क्या क्या दे रखा है, देखो ई क्या है थर्ड पार्ट में, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने, द कार्ड ड्रा इज ए किंग और क्वीन। तो आपको पता है 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं, तो टोटल 8 कार्ड यहाँ पे हो गए हैं। कौन कौन से, किंग और क्वीन। एफ में द कार्ड ड्रा इज ए क्वीन एंड जैक, यहाँ पे भी 8 कार्ड है लेकिन जैक और क्वीन है। अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ देखोगे तो क्वीन इंटरसेक्शन में आ जाएगी, तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी 4/52 इक्वल होना चाहिए 8/52 मल्टीप्लाई बाय 8/52, तो ये नहीं होगा। तो देयर फॉर ई एंड एफ आर नोट इंडिपेंडेंट, यानी वो आपस में क्या नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था आपका और उसका सॉल्यूशन ये है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखो आप क्या है, इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में 60% स्टूडेंट स्टडी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितना है यहाँ पे, 60% है, तो 60 डिवाइड बाय 100 यानी 0.6 आपका यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश 40% है, 0.4 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आपको दे रखा है 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी ये आपका इंटरसेक्शन आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 60% स्टूडेंट है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 40% स्टूडेंट है और 20% स्टूडेंट जो हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ते हैं। अब 1 बाय 1 पार्ट को करेंगे। ए पार्ट में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, नाइदर तो वो हिंदी हो एंड ना ही इंग्लिश, यानी ना ही वो हिंदी पढ़ता हो एंड ना ही इंग्लिश। तो यहाँ हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ई टोटल नोट हो जाएगा। इसको लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। यहाँ पे आप फार्मूला लगाओ 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो आपको ये सब वैल्यू दे रखी है। 1 माइनस में 0.6, 0.4
माइनस 0.2, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.2, आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ए पार्ट का आंसर ये होगा। बी पार्ट में क्या है, इफ़ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द मतलब ये चीज़ आपको नोन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस पे निकालनी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर की निकालनी है जब वो हिंदी पढ़ती हो। तो आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और एच की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/3। इसी तरह से सी पार्ट है, इफ़ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हिंदी न्यूज़पेपर की जब वो इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टडी करती है। तो आप इसे सोल्व करोगे तो इंटरसेक्शन आपका 0.2 ही है और ई की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो सोल्व करके आपका 1/2 आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये दो MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट MCQ क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। एक डाई जो होती है उसके ऊपर व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, पेयर ऑफ डाई आपको रोल करनी है। तो सैंपल स्पेस आपका बनता है 1,1, 1,2, 1,6, 2,1, अभी हमें क्या कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर होना चाहिए ईच डाई, हर एक डाई पे इवन प्राइम होना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, सिर्फ एक ही इवन होता है और वो प्राइम होता है, वो है सिर्फ 2,2। यही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप इसकी निकालोगे तो एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/36। तो इस पार्ट का ऑप्शन आ जाएगा डी। लास्ट क्या कह रहा है, टू इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वो ये क्या क्या पूछ रहा है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन इंडिपेंडेंट के केस में ज़रूरी नहीं होता कि वो 0 हो, वो तभी होगा जब इनमें से ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद में सेकंड में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नहीं, इंडिपेंडेंट के केस में कभी भी ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट के केस में सिर्फ ये वाली बात नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है, और ना ही ये वाली बात, सिर्फ ये वाला पार्ट हो सकता है। ये कैसे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट, इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फिर यहाँ फॉर्मूला लगाओगे 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट है। और फिर आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको बी पार्ट ऑप्शन मिल जाएगा। कैसे सोल्व करोगे, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन निकालो, फिर ए निकालो, तो आपके पास ये पार्ट आ जाता है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसके 18 क्वेश्चन थे जो हमने प्रैक्टिस किए थे। प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हम स्टडी करेंगे वो बायस थ्योरम पे होगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।